हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टायर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 13 अप्रैल 2022 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। और देखिए, जब ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे वो पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, यदि 9 अंक वाली संख्या जो है 36 से पूर्णतः विभाजित तो y के अधिकतम मान के लिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना। अब जो संख्या 36 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 और 4 से भी डिवाइड होगी। 4 से डिवाइड है, इसका मतलब लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो y का अगर अधिकतम से अधिकतम मान हम यहाँ पर 9 रखें तो यहाँ पर यह संख्या जो है 4 से डिवाइड नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पर 8 रखें तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो y के अधिकतम मान कितना है? 8 है। इसके बाद ये संख्या क्या बन चुकी है? 7x 7 9 2 5 1 और ये 8 8, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये 8 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 7 5 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचा। और इसके बाद 8 3 11 में से 9 चला जाएगा, 2 बचा। तो x + 2 जो है ये आपका यहाँ पर 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसके लिए x का मान यहाँ पर क्या होगा? 7 होगा, तभी ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो x का मान आपके पास 7 आ चुका है और y का मान 8 आ चुका है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 इंटू में ये आपके पास क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 8 का स्क्वायर, यानी कि 490 हो जाएगा। और ये 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 3, तो 8 त्रिक ये आपके पास 4 त्रिक 12 6 त्रिक 18, यानी कि आपके पास 192 बन जाएगा। और 192 जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो 298 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। 4 इंटू में कोस क्यूब के वैल्यू, ये आपके पास कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा बट्टे के अंदर। कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस के अंदर 3 इंटू में सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये 2/√3 होते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। प्लस के अंदर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कैलकुलेट कर दीजिए। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी का 4 प्लस का आएगा, ये माइनस का 4 कट जाएगा। बट्टे के अंदर 1/2 बचा, ऊपर ये 4 दूनी का 8, यानी कि 1 + 1/2। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 3/2। और बट्टे में 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यानी कि 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है? तो व्यय का आपको देखना आय के साथ, इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यानी कि आपको मिनिमम रेशियो देखना है कहाँ पर आपको इनका मिलेगा। भाई आप ये जो व्यय है यहाँ पर इसको आप पहले लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में देखिए 2015 का डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 2015 का हम चेक नहीं करेंगे। 2014 के अंदर हम चेक करेंगे। तो 2014 के अंदर देखिए 175 का 225 के साथ रेशियो। इसके बाद 2016 के अंदर देखेंगे तो 2016 के अंदर देखिए 275 का 325 के साथ रेशियो। इसके बाद 2017 के अंदर हम देखें तो 2017 के अंदर देखें तो 300 का 350 के साथ रेशियो। इसके बाद 2018 के अंदर हम देखें तो 2018 के अंदर 325 का 350 के साथ रेशियो। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आप 25 से डिवाइड करें तो 25 सत्ते 175, 25 9 225। इसमें 25 का डिवाइड करें, ऊपर ये 11 आ जाएगा बट्टे के अंदर, ये आपके पास यहाँ पर 13 आ जाएगा। और ये 25 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 12 आ जाएगा बट्टे के अंदर, ये आपके पास 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है तो ये 6/7 हम इसको लिख लेंगे। इसमें देखिए डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ऊपर 13 आ जाएगा और यहाँ पर बट्टे के अंदर जो है ये आपके पास 14 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए आपको यहाँ पर न्यूनतम फ्रैक्शन देखने कौन सी है। तो यहाँ पर एक तो तरीका आपका यहाँ पर डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पर तिरछा गुणा करा लेंगे। तो 13 सत्ते 91 आपके पास ये हो जाएगा, 11 9 99 आपके पास हो जाएगा। तो छोटा आपके पास कौन सा? 91 है। तो यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन आपके पास छोटी है इससे, तो यहाँ पर इस 2016 जो है ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर ये आप 7 सत्ते 49 कराएंगे और 6 नम 54 कराएंगे। 7 सत्ते 49 और 6 नम 54, 49 छोटा, यानी कि अभी भी ये वाली फ्रैक्शन जो है आपके पास छोटी है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता।
14 सत्ते 98 हो जाएगा और 13 नमा 117 हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास ये वाली फ्रैक्शन छोटी है, तो ये आपके पास जो है 2018 का भी ये आंसर नहीं हो सकता। तो बचा आंसर 2014 का, तो आप इसे टिक कर देंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये आसान सा प्रश्न है। देखिए इसमें आप यहाँ पर दिमाग में कैलकुलेशन करके आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए इसको समझ लीजिए भाई। आप यहाँ पर इसको सोल्व करें तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और बट्टे के अंदर जो है एलसीएम आपके पास 5 आ जाएगा। 5 से ये 5 कट जाएगा, तो आया क्या 5 माइनस का एक्स ब्रैकेट के अंदर, और माइनस करेंगे 5 माइनस का एक्स, तो ये वाली ब्रैकेट इससे कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 200 यहाँ पर बट्टे में, तो इधर गुणा में आ जाएगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस के चिन्ह के हम इस ब्रैकेट में गुणा करा देते, तो माइनस का 20 प्लस का एक्स बराबर ये 0.08 और ये 200 इसके गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट हटाएं तो बट्टे में 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये माइनस का 20 प्लस का एक्स इक्वल टू 8 दूनी का 16 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात आपको दे रखा 5:3 है। तो फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी, यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए आपको ये दे रखा है मेल और फीमेल कर्मचारियों का रेशियो दे रखा है 5:3। तो टोटल करें तो यहाँ पर टोटल 8 यूनिट हो रहा है, जबकि टोटल आपके पास कर्मचारियों की संख्या 400 दे रखी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 400 है। तो यहाँ पर डेटा जो है ये 50 गुणा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके पास पुरुष कर्मचारियों की संख्या 50 गुणा करेंगे तो 250 आपके पास पुरुष कर्मचारी हो जाएंगे। महिला कर्मचारियों की बात करें तो 50 से गुणा कराएंगे तो ये 150 आपके पास महिला कर्मचारी हो जाएंगे। आपसे बोला गया कि कुल कर्मचारियों का 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, तो 400 का अगर आप कैलकुलेट करें 87.5%, तो ये कितना आ जाएगा। ये देख लीजिए इसका 4 गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 700 के 28 हो जाएगा, और 800 ये 32 हो जाएगा, 320 28 348, और ये 350 आपके पास इनका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 350 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि नियमित कर्मचारी हैं। आपसे बोला गया कि यहाँ पर 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, तो पुरुष कर्मचारी टोटल कितने हैं 250 हैं, तो 250 का 92% यहाँ पर नियमित कर्मचारी पुरुष कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर इसको 25 से डिवाइड कराएंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, 2500 के 100 और 2300 के 92, यानी कि आपके पास कितना आया 230 आया। तो 230 कर्मचारी जो है ये आपके पास नियमित कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी। ठीक है, तो यहाँ पर 250 में से बच कितने गए 20 कर्मचारी बच गए जो कि यहाँ पर अनियमित कर्मचारी हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल आपके पास नियमित कर्मचारी कितने हैं 350 हैं, और 230 कर्मचारी जो हैं पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। तो अगर इसको माइनस कर दें इसमें से, भाई 230 को इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पर आपके पास 120 बचेगा, यानी कि ये जो 120 बची हैं ये आपके पास महिला कर्मचारी बचे हैं जो कि नियमित हैं, और टोटल महिला कर्मचारी कितने हैं 150 हैं। तो 150 का ये 120 कितना प्रतिशत है यही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 150 बट्टे में रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 25 के 150 है, दूनी का 12, 2500 के 100, यानी कि 20 इंटू में 4 करेंगे 80% आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर महिला और ये आपके पास यहाँ पर पुरुष और महिला कर्मचारियों की जो है आपके पास ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, इनका टोटल क्या 8 यूनिट हुआ, और यहाँ पर टोटल कर्मचारियों की संख्या 400 दे रखी थी, तो बराबर 400 रखा, डेटा 50 गुना था। तो हमने महिला और पुरुष कर्मचारियों या पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों की टोटल संख्या कैलकुलेट कर ली। अब पुरुष कर्मचारियों का यहाँ पर 92% जो है नियमित कर्मचारी थे, तो इसका 92% कैलकुलेट किया 230 आया। 230 टोटल नियमित कर्मचारी कितने थे 350 थे, इसमें से माइनस किया 120 आपके पास नियमित महिला कर्मचारी आ गई। ये 120 कुल महिला कर्मचारी 150 थी, इसका कितना प्रतिशत है ये हमने कैलकुलेट किया, तो 80% आंसर आ गया। अब अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए शुक्रवार को बेचे गए वेनिला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात आपको बताया गया। यदि एक वेनिला केक का मूल्य ₹9 है और एक चॉकलेट केक का मूल्य ₹10 है, तो शुक्रवार को सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक के बीच को बेचकर जो है अर्जित कुल राशि कितनी है आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है फ्राइडे का देखना है, यानी कि शुक्रवार का देखना है। तो शुक्रवार का यहाँ पर 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, और कुल केक की संख्या आपको बताई गई 10,500, तो इसका 1/10 आप कैलकुलेट करेंगे। भाई इसका 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1050 आपके पास केक की संख्या आ जाएगी।
और यहाँ पर देखिए फ्राइडे को आपको बताया गया कि वेनिला केक और यहाँ पर चॉकलेट केक इनका रेशियो कितना है, 4:3 है। टोटल किया तो यहाँ पर 7 यूनिट हुआ। इसी 7 यूनिट की वैल्यू 1050 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा जो है ये आपके पास 150 गुना लिखा हुआ है। तो वेनिला केक की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको आप 150 से गुणा करें तो 15 चौके 60 यानी कि 600 हो जाएगी। और इसको 150 से गुणा करें तो ये 45 यानी कि 450 आपके पास हो जाएगा। बट यहाँ पर आपसे बोला गया कि यहाँ पर जो है एक वेनिला केक का मूल्य 9 रुपये, तो इसको 9 से गुणा करा देंगे। और यहाँ पर एक चॉकलेट केक का मूल्य जो है 10 रुपये, तो इसको 10 से गुणा करा देंगे। टोटल कर लीजिए 6 नम 54 यानी कि आपके पास यहाँ पर 5400 आ जाएगा। प्लस के अंदर ये आपके पास 4500 आ जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 9900 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो मैं फटाफट से फॉर्मूला जो है यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो को पॉज करके जो है फटाफट से मैंने ये फार्मूला लिख दिया। और यहाँ पर देखिए फार्मूला मैं आपको जो है काफ़ी बार बता रखा है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये अगर हम इधर कर दें 4xyz ऐड, ठीक है, क्योंकि हमें इधर प्लस का xyz बनाना है। जब आप 4xyz में से 3xyz आप घटाएं तो यहाँ पर प्लस का xyz बच जाएगा। तो इधर हमने प्लस का 4xyz किया तो बराबर की साइड भी हमें प्लस का 4xyz करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इधर की साइड आपके पास एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और ये प्लस का जेड क्यूब, और ये आपके पास यहाँ पर प्लस का बच जाएगा एक्स वाई जेड। और बराबर की साइड आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान आप यहाँ पर रखेंगे 18 रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा। माइनस के अंदर 3 गुणा इसका 270 हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर माइनस के अंदर ये आपके पास ये प्लस के अंदर आएगा। ठीक है, ये 4 इंटू में XYZ का 4 गुना यानी कि 8 चौके 32, ये 324 आपके पास आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, ये आपके पास यहाँ पर बचेगा 54, 18 3 54 होता है, 324 इंटू में 3 तो 972 आपके पास ये हो जाएगा। और ये प्लस के अंदर 324 है, तो ऐड कर दीजिए 1296 आपके प्रश्न का जो है सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखिए यदि एक वर्ग के जो है विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ये आप डायगोनल यानी कि यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा को x मान लें, ठीक है, साइड को x मान लें, तो यहाँ पर इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x√2, और ये बराबर हमें दे रखा है a प्लस का b के। तो यहाँ से भुजा बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर a प्लस का b बटे √2 आ जाएगा। और अगर हम इसका देखिए स्क्वायर कर दें, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है यानी कि भुजा स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। तो यहाँ से आपके पास ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, और बट्टे के अंदर जो है √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1/2 इंटू में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास प्लस का ab आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रति वर्ष ब्याज दर जो है वर्षों की संख्या का 4 गुना है, तो यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये टाइम का 4 गुना आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम उस राशि को P मान लें तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम यहाँ पर आपके पास R/4 है, और ये डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये ब्याज जो आएगा ये आपके पास उस राशि का 1/4 यानी कि P का 1/4 यानी कि P/4 के बराबर होगा। कैलकुलेट कर दीजिए, 4 देखिए बट्टे में आएगा तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ऊपर देखिए P से ये P कट जाएगा, और ये R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर की साइड 1 आया यानी कि 1 से 100 गुना होगा, तो यहाँ पर ये बराबर की साइड 100 आ जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। बट आपसे बोला है कि आपसे बोला है यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है 2% का इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पर R' क्या हो जाएगा 10 प्लस का 2 करेंगे यानी कि 12% आ जाएगा। तो इसी जो है 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी कि 5000 की राशि है 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 3 वर्ष का आप यहाँ पर टाइम लेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो ब्याज कितने का मिलेगा 12×3 36% का मिलेगा, तो 36 × 5 180 हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे, 1800 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, एक साइड लिखिए कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास हो जाएगा मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है,
तो यहाँ पर CP आपके पास कितना हो जाएगा, 100 में से 28 माइनस करेंगे यानी कि आपके पास यहाँ पर 72 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 आपके पास मार्क प्राइस हो जाएगा। अब छूट यहाँ पर 28% की दी जा रही थी, तो आप यहाँ पर मार्क प्राइस पर छूट देते हैं। मार्क प्राइस 120 है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 7/25 होती है, यानी कि 25 पर 7 का डिस्काउंट दिया गया, तो इसका आप 18/25 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 24 या 72 हो जाएगा, 24 पंच 120, ये भी 24 पंच 120 हो जाएगा और 5 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18/5 है, जब आप रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर इस 5 से यानी कि 5 से इस सभी को गुणा कर दें तो आपके पास यहाँ पर बट्टे में से 5 हट जाएगा, तो ये 5 त्रिका 15 आ जाएगा अनुपात, ये 5 पंचे 25 आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 5 बट्टे में से कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो 15 की वस्तु देख लीजिए 18 में बेची गई, 3 का प्रॉफिट हुआ, इसी 3 यूनिट का मान देकर आपको 3080। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि इस 18 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी। तो ये 18 ना होकर 18 को गुणा कर देंगे 3080/3 से गुणा, तो 3 से कटेगा, ये 36 का 18 हो जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा और यहाँ पर 36 का 18 यानी कि 18,480 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया। इसमें ट्रायंगल ABC में जो है भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, और यदि CA और CD और यहाँ पर ये आपको दे रखी है CB का माप आपको कैलकुलेट करके बता दें। देखिए ABC हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को इस तरह से मान लेते हैं और BC भुजा पर ये D बिंदु इस प्रकार है कि ADC ये जो एंगल बनेगा आपके पास, ये इस एंगल के यहाँ पर बराबर दे रखा है, ADC एंगल BAC के एंगल के बराबर है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपस में बराबर है, ठीक है। तो एक एंगल तो आपके पास ये वाला बराबर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में भाई दो एंगल, एक एंगल तो आपके पास ये बराबर हो चुका है, दूसरा एंगल आपके पास यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा C दोनों के अंदर आ रहा है, यानी कि C जो एंगल है आपके पास ये उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। तो दो एंगल आपके पास बराबर हो चुके हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो तीसरा कोण आपके पास स्वतः ही बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। AC आपको 12 बताया गया और यहाँ पर CD जो है ये आपको 8 सेंटीमीटर बताया गया, तो CB का माप कैलकुलेट करके बताना। देखिए CB किसके सामने का एंगल है, इसके एंगल A के सामने का एंगल है और ये इसके बराबर था, यानी कि इसके सामने की भुजा आपके पास क्या है 12 है। तो यहाँ पर आप CB का 12 के साथ अनुपात, भाई ये आपके पास एंगल तीनों एंगल बराबर हो चुके हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके पास ये वाला ट्रायंगल और ये पूरे वाला ट्रायंगल आपस में समरूप हो चुके हैं, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा हमने CB ले ली और यहाँ पर इसके सामने की भुजा 12 ले ली। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले एंगल के सामने की भुजा आपके पास 12 है, तो यहाँ पर ये 12 रख दिया, और इस वाले एंगल के सामने की भुजा यहाँ पर 8 है, तो 12 अनुपात 8 के बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। CB बराबर कितना आ जाएगा 44/8 आ जाएगा, 18 8 144 होती है, यानी कि 18 सेंटीमीटर आपके पास जो है इस CB भुजा का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक वृत्त की जीवाएं आपको दे रखी हैं AB और CD, आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु P पर मिलती हैं। AB बराबर दे रखा है, BP बराबर दे रखा है, CD बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर PD की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ये मान लीजिए आपके पास AB सीवा है और ये मान लीजिए आपके पास CD सीवा है, इनको आगे बढ़ाने पर यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P पर मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर ये AB बराबर 6.3 है और BP बराबर 4.5 है और ये CD बराबर आपके पास 3.6 है। तो इसका मान कैलकुलेट करना, इसको x मान लीजिए। कंसेप्ट आपको पता होगा कि यहाँ पर ये बाहरी भाग BP इंटू में टोटल लंबाई आपके पास AP बराबर हो जाएगा यहाँ पर बाहरी भाग DP इंटू में टोटल लंबाई आपके पास कितनी हो जाएगी CP। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे BP की वैल्यू आपके पास है 4.5 इंटू में AP, यानी कि AP आपके पास टोटल ऐड कर दीजिए, आपके पास 10.8 हो जाएगा, और ये बराबर DP आपके पास कितना x है और यहाँ पर इंटू में CP आपके पास हो जाएगा 3, ये आपके पास x प्लस का 3.6, ठीक है। ऐड करके हमने यहाँ पर देख दिया। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास द्विघात समीकरण बनेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, तो इसको ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन से चेक करें तो अगर हम x बराबर 5.4 ले लें तो यहाँ पर 5.4 रखेंगे, तो 5.4 इंटू में आपके पास ये कितना हो जाएगा 5 प्लस का 3 यानी कि 8 और ये 9 बन जाएगा, ठीक है।
तो 9 से इसको गुणा कराएंगे तो 9 चौके 36 और यहाँ पर 9 पंचे 45, 3 48 यानी कि 48.6 आपके पास ये आ जाएगा। और इधर की साइड इनको मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा। और 45 इंटू में 108 करना है तो 45 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 सौ के 32, 8 पंचे 40, 360, 360 का आप यहाँ पर 60 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर हासिल 3 45, 3 48 हो जाएगा और 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे। तो बराबर की साइड में भी आपके पास देखिए 48.6 बन रहा है, यानी कि आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर बराबर नहीं आता तो बाकी के ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक चाय बेचने वाला जो है ₹9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता होगा, यानी कि 2 की वस्तु इसने 3 में बेच रहा था। ठीक है, ये CP हो जाएगा और ये SP हो जाएगा। जबकि सेलिंग प्राइस आपको बताया गया था कि 9 था, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी बताई गई थी, 9। तो यहाँ पर डेटा 3 गुना है तो यहाँ पर CP आपके पास ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये हो जाएगा। आपसे बोला गया कि यहाँ पर इसमें जो है 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है। 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 4 पर 1 का इंक्रीमेंट हो तो इसको 5/4 आप कैलकुलेट कर देंगे तो 30/4 यानी कि 7 चौके 28 और 5 दूनी का 10 यानी कि 7.5 आपके पास ये आ जाएगा। यानी कि अब मूल्य जो है आपके पास यहाँ पर 7.5 है और बेच कितने में रहा है, अब यहाँ पर ये 10 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर 7.5 की वस्तु 10 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 2.5 का यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा है। तो 2.5 का यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा है, कितने पर, 7.5 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 3 75, 1/3 की प्रतिशत वैल्यू होती है 33 से 1/3। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देखिए कोई ट्रेन एक समान चाल से जो है 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटों में तय करती है, तो ट्रेन को उसी चाल से जो है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 2.5 घंटे को आप लिख सकते हैं 5/2 घंटे। अगर आप यहाँ पर दूरी को डिवाइड कर दें टाइम से तो यहाँ पर ये आपके पास स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये आपके पास 500 के 20, 5 5 25 45 और ये 2 गुना ऊपर में चला जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये आ जाएगी स्पीड। ये आपके पास स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, अब आपको टाइम कैलकुलेट करके बताना, तो आप यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितने के, 450 के, इसको डिवाइड कर दें स्पीड से तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा 9 पंचे 45, यानी कि 5 आवर का आपके पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा। इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में जो है जीवा AB और CD जो है एक दूसरे के समांतर है और BC व्यास है, और यदि AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने चित्र जो है इसका पहले बना दिया था। इसमें देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट जो होता है यहाँ पर डायग्राम बनाने में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ABC वादे रखिए, और यहाँ पर अगर आप कच्चा चित्र बनाते तो यहाँ पर टाइम नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इसमें डिजिटली ये डायग्राम बनाता तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, AB आपके पास ये जीवा हो गई, दूसरी जीवा हमने मान ली CD। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि ये आपके पास जो है BC जो है यहाँ पर, ये आपके पास BC जो है इस वृत्त का व्यास है तो यहाँ पर ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया कि यहाँ पर केंद्र से इसके लंबवत दूरी जो है इस जीवा AB की ये आपको 6 बताई गई है, तो यहाँ पर ये 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी इसको, और व्यास आपको यहाँ पर बताएगा 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 आ जाएगी और ये भी आपके पास 8 होगी, तो पूरी जीवा AB की लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 दूनी का 16 हो जाएगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर आपके पास AB जीवा की लंबाई आ जाएगी। अब आ जाइए इसमें मेन मुद्दे पर। इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस B को जो है यहाँ पर D से मिला देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पर जो है C से मिला देता हूँ, बिंदु A को। अब यहाँ पर आपको ये पता होगा कि व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल बन रहे, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें एक एंगल तो आपके पास ये बराबर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया कि AB जो है यहाँ पर पैरेलल है किसके, CD के, यानी कि आपस में समांतर है। AB जो है CD के समांतर है। अब इसके समांतर है तो यहाँ पर ये आपके पास BC जो है यहाँ पर ये एक तिर्यक रेखा होगी, और तिर्यक रेखा होगी तो इसका मतलब यहाँ पर एकांतर कोण अल्टरनेटिव्स एंगल बनेंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो गया,
और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ पर दो एंगल तो ये बराबर हो चुके हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बीच की भुजा, इन दोनों एंगलों के बीच की भुजा भी आपके पास बराबर है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पर SAS सर्वांग क्षमता नियम से, ये सॉरी यहाँ पर ASA सर्वांग क्षमता नियम से आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के जितने भी भुजाएं, कोण और परिमाप और क्षेत्रफल जो होगा वो इस ट्रायंगल का भी होगा। तो इस वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर AB भुजा जो आपके पास 16 सेंटीमीटर आई, तो यहाँ पर जो है ये CD भुजा भी आपके पास 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के जो है भुजा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता, तो बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर होगा। देखिए गोले के आयतन के बराबर जो है पानी का स्तर यहाँ पर ऊपर उठेगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपके पास ये बेलनाकार बर्तन है, अब इसमें यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर ये गोला डाला जाता है तो यहाँ पर मान लीजिए पानी यहाँ तक उठकर आ सका है। ठीक है, यानी कि पाई या आपके पास यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर कितना ऊंचा उठा, ये मान लेते हैं यहाँ पर H ऊंचाई से यहाँ पर ऊपर उठा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास ये बेलन के अंदर यहाँ पर ये जो बेलन बन रहा है इसका आयतन बराबर होगा इस गोले के आयतन के। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि पाई R² H यहाँ पर बेलन का आयतन होता है, तो पाई इंटू में R का मान क्या रखेंगे, 32 व्यास है तो 16 यहाँ पर त्रिज्या होगी, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, इंटू में H हमें कैलकुलेट करना है, बराबर ये गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R³ R यहाँ पर 12 है तो 12 का क्यूब 12 इंटू में 144 लिख लें। वैसे तो 12 का क्यूब 1728 होता है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, 16 से इसको डिवाइड करें तो 16 से ये 16 बार कट जाएगा, 16 से 16 नमा 44 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो इधर H बचा बराबर आपके पास 9 बचा, यानी कि 9 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर उठा। इसमें देखिए आपके पास ये 4 संख्याएं दे रखे हैं, अलग अलग संख्याएं, और यहाँ पर संख्याओं के प्रत्येक जोड़े आपको दे रखे हैं। इनका महत्तम समापवर्तक HCF जो है आपको बताया गया 13 है, जहाँ ABC प्रत्येक जो है 60 से कम है, और A छोटा है B से और B छोटा है C से। तो यहाँ पर A+C/B का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर इन जोड़ों का आपके पास यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, इसका मतलब ये संख्याएं जो है यहाँ पर ये 13 के मल्टीपल होंगी। इसका मतलब यहाँ पर A, B और ये C, यहाँ पर ये तीनों संख्याएं यहाँ पर 13 का मल्टीपल होंगी। तो A, B और ये C हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर ये 13 का मल्टीपल होंगी तो 13 पंचे 65 तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 के गुणक से जो है छोटी छोटी आपके पास होंगी। तो 13 का गुणक होगी तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 दूनी का 26 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। अब यही सीक्वेंस होगा। ठीक है, 13 चौके 52 भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये आपके पास इस तरह से लेंगे 13 दूनी का 26 और 13 3 39 और 13 चौके 52, क्योंकि आपको इस सीक्वेंस को भी फॉलो करना है कि यहाँ पर A जो है B से छोटा है और B जो है C से छोटा है। तो इसीलिए जो है दो आपके पास यहाँ पर स्थिति बन जाएंगी, एक तो स्थिति फर्स्ट ये, स्थिति सेकंड ये। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। आपसे पूछा गया A+C/B, तो इससे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्थिति फर्स्ट में देखें तो 13 आप A का मान रखेंगे, C का मान रखेंगे 39 बट्टे यहाँ पर B का मान रखेंगे 26, तो ऊपर आपके पास आएगा 52 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 26, तो 26 दूनी का 52 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 2 बार आपके पास यहाँ पर भाग चला जाएगा। इसके बाद स्थिति सेकंड को अगर हम यहाँ पर लें तो यहाँ पर आप रखेंगे 26 A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू, आप यहाँ पर ये C की वैल्यू यहाँ पर आप 52 रखेंगे और यहाँ पर बट्टे के अंदर जो 39 हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर 78 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 39 हो जाएगा, यानी कि 2 बार भाग यहाँ पर भी चला जाएगा। तो दोनों स्थिति में हमारे पास आंसर क्या है 2 आया, और एक ऑप्शन में आपके पास आंसर 2 दे रखा, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग जो है एक डोरी से जुड़ी है, तो जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, डोरी की लंबाई कितनी, इसको भी आप यहाँ पर दिमाग में कैलकुलेट करके जो है सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ये समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास ये पतंग जो है मान लीजिए यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है, ज़मीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर 120 मीटर की ऊंचाई पर। ये डोरी की लंबाई हम यहाँ पर x मान लेते हैं, क्षैतिज के साथ जो है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान लगा देंगे, साइन 60 डिग्री का,
क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आता है, तो यहाँ पर 120 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 240/√3 आ जाएगा। √3 से आप यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर ये 3 से कटेगा, 8 तिरका 24 यानी कि 80/√3 आपके पास आ जाएगा। ये डोरी की लंबाई मानी थी, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रश्न है, तो इसको मैंने 2 स्लाइड में ऐड किया है, ठीक है। तो हिंदी वाले इसे पढ़ सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए परिवार ए और परिवार बी का मासिक का खर्च आपको बताया गया 50,000 और 75,000, और परिवार ए के विभिन्न मदों पर किया जाने वाला मासिक घरेलू खर्च आपको बताया गया, और परिवार बी के विभिन्न मदों पर खर्च किया जाने वाला मासिक घरेलू खर्च जो है 75,000, ये आपको आगे बताया गया। यहाँ पर देखिए परिवार बी के विभिन्न मदों पर किया जाने वाला मासिक घरेलू खर्च 75,000, इसमें आपको ये वाला जो है पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश वाले जो है इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है। यदि दोनों परिवारों के मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों परिवारों के मनोरंजन पर होने वाला व्यय दोनों परिवारों के कुल मासिक व्यय का कितना प्रतिशत होगा, अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो है एंटरटेनमेंट में आपको देखना है, तो यहाँ पर ये 10% लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10%। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। जब आप इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास एंटरटेनमेंट यहाँ पर लिखा हुआ और ये 12% लिखा हुआ है। 75,000 का आप क्या करेंगे, 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×7 = 84 और ये 90, और यहाँ पर ये 0, 9,000 हो जाएगा। आपको क्या देखना था, यहाँ पर ये आपके पास जो है 9,000 और यहाँ पर इन दोनों का योग करना है, यानी कि 9,000 और ये आपके पास यहाँ पर 5,000, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 14,000 हुआ। ये जो 14,000 है दोनों परिवारों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मासिक व्यय को जोड़ दिया जाए, दोनों परिवारों के मासिक व्यय को जोड़ दिया जाए तो ये 75,000 और ये आपके पास यहाँ पर 50,000, यानी कि 1,25,000 हो जाएगा। तो 1,25,000 का ये कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। गुणा 100 कर देंगे तो 3 0 से, तो 3 0, 25 5 125, 2500 के 100, 14×4 = 56, ये 14×4 = 56 हो जाएगा, बट्टे 5, तो 5 का भाग 11 बार चला जाएगा, 0.11, 5 दूनी का 10, यानी कि आप इसको अप्रोक्सीमेट जो है आप इसको लिख सकते हैं 11%। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 20वां देखिए, इसमें देखिए 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देख लीजिए 4 मेन हैं प्लस का 6 बॉयज़ हैं, ये 8 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये टोटल काम आ जाएगा। 6 आदमी हैं, 4 लड़के हैं और ये काम को 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी टोटल काम आएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। कैलकुलेट कर दीजिए, 8 चौके 32 M हो जाएगा, 7 छक्के 42, इधर की साइड आपके पास 10 M बच जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और ये 8 छक्के 48, इधर की साइड आपके पास 20 बॉयज़ बच जाएंगे, ठीक है। तो बॉयज़ और यहाँ पर मेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर टोटल काम कैलकुलेट कर लीजिए, किसी भी साइड इनकी एफिशिएंसी रख कर, यहाँ पर मेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट रखेंगे, बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 रखेंगे, तो ये आपके पास 6 दूनी का 12, 4 यानी कि 16 इंटू में 7, ये आपके पास टोटल वर्क आ चुका है। आपसे बोला गया कि यहाँ पर 5 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 और 4 लड़के यानी कि एक लड़के की एफिशिएंसी 1, तो 5 दूनी का 10 करेंगे, 4 ये आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 14 हो जाएगा, यानी कि 14 की एफिशिएंसी से टोटल काम होगा 16 इंटू में 7 यूनिट का, तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, यानी कि लिया गया टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 8 दूनी का 16, 8 दिन आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक त्रिभुज ABC में जो है D और E जो है BC पर ऐसे बिंदु हैं कि AD बराबर AE है और एंगल BAD बराबर एंगल CAE है, और यदि AB बराबर आपको बताया गया है BD दे रखा है, AC दे रखा है और CE आपको दे रखा है Q है, तो यहाँ पर P + Q का मान कैलकुलेट करके बताना। तो इसमें भी देखिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा है AB और ये C, इसमें आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर बिंदु मान लीजिए D है और यहाँ पर मान लीजिए बिंदु ये आपके पास E है। इन दोनों का हम यहाँ पर A से मिला देते हैं,
और यहाँ पर जो है आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पर ए डी जो है ये ए ई के बराबर है, ए डी जो है ये ए ई के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये बी ए डी, ये वाला एंगल जो बन रहा है बी ए डी, ये एंगल सी ए ई के बराबर है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, अगर हाँ यहाँ पर देखिए ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये आपके पास 180 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास 180 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला कोण जितना है उतना ही आपके पास ये वाला कोण आया। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर और इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर ये आपके पास दो कोण, तो ये एक कोण तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, और एक कोण आपको ये बराबर दे रखा था और इनके बीच की भुजा भी आपको बराबर दे रखी थी। यानी कि यहाँ पर भी आप ए ऐसे सर्वांग क्षमता नियम से जो है आप कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम होगा। ठीक है, ए एस ए सर्वांग क्षमता नियम से। ठीक है, अब सर्वांग सम हो चुका है तो इनके सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसकी भुजा आपको यहाँ पर देखिए ये ए बी बराबर आपको दिया गया था 2p प्लस का 3, और ये आपको दिया गया था ए सी बराबर 3q माइनस का 1, और ये आपको यहाँ पर सी ई दे रखा था q, और इसके अलावा यहाँ पर बी डी जो है ये आपको 2q ये 2p दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर ये 2p प्लस का 3 इक्वल हो जाएगा 3q माइनस का 1 के। तो इसके बाद यहाँ पर ये वाली भुजा जो है इसके बराबर होगी, क्योंकि संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो 2p बराबर q हो जाएगा। तो आप इसे 2p की जगह आप q रख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर q प्लस का 3 रखें और इक्वल टू ये आपके पास 3q माइनस का 1। तो ये आपके पास यहाँ पर 2q बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये q बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो q की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 रखेंगे, q की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2p बराबर 2, तो p बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है p प्लस q का मान आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 प्लस का 2 करें यानी कि 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए a b और c जो है एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी ने जो है शेष पूंजी का निवेश किया। तो यदि वर्ष के अंत में जो है कुल लाभ आपको दे रखा है तो ए का हिस्सा आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए ए ने यहाँ पर 33 से 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है, यानी कि इसने 1/3 का निवेश किया। तो बी ने यहाँ पर कितने का निवेश किया 25%। शेष पूंजी आपके पास 2/3 बची, उसका 25% मतलब 1/4। तो 2/3 का 1/4 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने कैसे कैलकुलेट किया भाई, 1/3 इसने निवेश कर दिया, तो टोटल अपने आप में जो आपके पास पूंजी थी वो 1 यूनिट थी। तो 1 में से अगर आप माइनस कर दें 1/3 तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 2/3 बचेगा। इसका 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो यहाँ पर इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1/6 ही तो आएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको डायरेक्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर दिमाग में करेंगे तो टाइम बचा पाएंगे। इसके बाद सी का देखिए, यहाँ पर सी ने जो है शेष पूंजी का निवेश किया, तो 1/3 इसने निवेश कर दिया, 1/6 इसने निवेश कर दिया। तो एक में से माइनस कर देंगे 1/3 माइनस 1/6, यानी कि इन दोनों का योग करेंगे और इसे 1 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। भैया आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 और 1/6 को ऐड करेंगे तो ये 3/6, यानी कि 1/2, 1/2 एक में से माइनस करेंगे 1/2 ही तो बचेगा। इनका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास अनुपात क्या हो जाएगा 2:1:3 आपके पास आ जाएगा। तो टोटल जब आप यहाँ पर करेंगे तो 3 1 4 2 6 आपके पास यहाँ पर हो रहा है। ये प्रॉफिट का रेशियो आपके पास आया टोटल क्या, तो 6 यूनिट का प्रॉफिट, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट टोटल आपको दे रखा है कितना 2,19,000 दे रखा है। तो यहाँ पर डेटा कितना गुना दे रखा है, ये आपके पास यहाँ पर 36 का 6 गुना 216 होता है, 3 बचा 5 6 30 हो जाएगा और यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। इतना गुना डेटा दे रखा। आपसे ए का हिस्सा पूछा गया तो ये भी 2 यूनिट ना होकर 2 का गुणा कर देंगे ये 36,500 से। तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 1 13 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 1 7 हो जाएगा और ये 2 0, यानी कि 73,000 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो आप यहाँ से आप इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर ये 5 sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपके पास 4 cos थीटा आ जाएगा।
तो यहाँ से आप दोनों साइड कोस थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ पर ये टेन थीटा हो जाएगा और ये 5 इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि 4/5 आ चुका है। तो आप यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज जो है वो बना लेंगे, ठीक है। इसमें अगर ये वाला एंगल आपके पास थीटा है तो 4 आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, 5 बेस हो जाएगा, तो √41 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इसका मान आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास देखिए बराबर के साइड 5 आपके पास साइन थीटा का मान हो जाएगा 4/√41, 4/√41 प्लस के अंदर 2 इंटू में कोस थीटा का मान हो जाएगा 5/√41, 2 इंटू में 5/√41 बटे के अंदर 5 इंटू में ये भी 4/√41 आ जाएगा, और प्लस के अंदर यहाँ पर ये आपके पास 3 इंटू में ये आ जाएगा 5/√41। कैलकुलेट कर दीजिए भाई। 1/√41 आपको यहाँ पर कॉमन दिखाए ऊपर और नीचे से, तो यहाँ पर ये कॉमन लेकर काट देंगे। इसके बाद ऊपर 5 के 20, 5 दूनी का 10, यहाँ पर 30 हो चुका है, और 5 के 20 और 5 3 का 15, यहाँ पर 35 हो चुका है। तो 6/7 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो उत्तीर्ण करने के लिए यहाँ पर किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए जो है कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे, और यहाँ पर जो है 50% से जो है कम से कम 10 और 50% से कम, यानी कि टोटल 30 अंक थे, इसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो 15 होगा। यानी कि 10 और 15 के बीच में जो है यहाँ पर कितने छात्रों ने अंक प्राप्त किए, तो 10 यहाँ पर रहा, 15 यहाँ पर रहा, इनके बीच 7 छात्रों ने अंक प्राप्त किया। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करके बतानी है। देखिए आसान सा प्रश्न है भाई। यहाँ पर ये निकाली गई संख्या अगर ये 30 होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर एवरेज आपका 1 से बड़ा है, यानी कि ये अपने साथ 1 कम लेकर गई कितनी संख्याओं में। भाई यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं का एवरेज यहाँ पर बढ़ा। देखिए एक संख्या निकाल दी गई, टोटल 5 थी, अब बची कितनी 4 संख्या, यानी कि 4 संख्याओं में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर गुणा 4 करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 26 वो जो है आपके पास निकाली गई संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।